जय हिंद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। भाई सभी लोग कैसे हैं? सभी बच्चे बताएंगे आप कैसे हो और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और फटाफट से सभी बच्चे जुड़ेंगे आपके आज के सेशन में। सभी लोगों को जुड़ना है भाई, फटाफट से तुम लोग टाइम से जुड़ जाया करो। जब पता है आप लोगों को 7 बजे क्लास शुरू हो जाती है, फिर भी आप लोग टाइम से नहीं जुड़ते भाई। ये तो गलत बातें हैं। गाना सुना है, ये गलत बातें हैं। चलिए, तो भाई सभी बच्चे जुड़ेंगे फटाफट से, और सेशन को लाइक शेयर करना आपका काम है, वो आप करिएगा और मैं अपना काम करती हूँ। चलो, चलिए भैया, बहुत बढ़िया। सभी को जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। सभी को राम राम, राधे कृष्णा, सभी को भाई राम राम। चलिएगा, आपके लिए आज का थॉट है, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है तो जा, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जिंदा है तो जा, जिंदगी की नाक में दम कर दे। बच्चों, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। आपको अपनी पढ़ाई को लेके हमेशा ये समझ लो, अपना एक उद्देश्य बना के चलो कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसमें कितनी भी बाधाएं हैं उनको पार करते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बेटा देखो, पढ़ाई के अलावा आपका कोई साथी नहीं होता, तो भाई उसको अपना साथी बना लो, और फिर तो सब साथी हो जाएंगे। केवल पढ़ाई करिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए, फिर सम्मान साथी सब आपके आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलो, आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय में आयु सीमा पूछी गई है भैया, ध्यान से आंसर देना है। 65 वर्ष होती है, 60 वर्ष, 55 वर्ष, या है आपकी 62 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, फटाफट से आंसर देना है। तो आप कहोगे मैम ये हो जाएगी 65 वर्ष। क्या हो जाएगी भाई? सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु पर क्या होते हैं भाई? रिटायर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा बच्चा ए, राइट आंसर। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर आपसे पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो आपके मुख्य हैं इस टाइम वो कौन है भाई, आप कहोगे धनंजय चंद्रचूड़ जी हैं। कौन से हैं भाई? धनंजय चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, और वर्तमान में आपके कितने उच्च न्यायालय हैं बताओ फटाफट से? वर्तमान में उच्च न्यायालय बताओ। अच्छा, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखें किसको पता है, ये मैंने बताई है एक बार। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या। चलो, अच्छा फिर एक बात और बतानी है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? यानी इन उच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या होती है, सभी को बताना है। उच्च न्यायालय के दोनों प्रश्न आपके लिए ही हैं भैया, आंसर करिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यायाधीशों की आयु सीमा पूछा है, फटाफट से बताओ। आयु सीमा ये मैंने जो आपको बताई थी, ये सर्वोच्च न्यायालय की हो गई और ये उच्च न्यायालय की हो गई। सभी को बताना है भाई, फटाफट से बताते हुए सभी बच्चे चलेंगे। भाई एक बार क्लास को शेयर वेयर करेंगे, सभी लोगों को क्लास को शेयर करना है। फटाफट से क्लास को शेयर करिएगा। जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हैं फटाफट से क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। भाई क्लास को शेयर करो, ऐसे नहीं मजा आ रहा है? क्यों बच्चों? क्लास को शेयर करो, पहले सभी को शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अब तुम लोगों को एक एक कार्ड छपवा के लाऊं कि नाम लूं बारी बारी से तब तुम शेयर करोगे, नहीं तो पिटोगे और सबके सब। चलो, फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे और आंसर भी करेंगे। चलो, तो भाई मैंने आपसे पूछा है वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या, तो आप कहोगे मैम ये हो जाएगी 25। कितनी होगी बेटा? 25। ठीक है, सभी को क्लियर है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा की हम बात करते हैं तो आप कहोगे 65 वर्ष। कितनी होगी बेटा? 65 वर्ष। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक? चलिए, एक पॉइंट और नोट करते हैं। भारत का सबसे पुराना सबसे पुराना उच्च न्यायालय, चलो बताओ, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय सभी को बताना है। चलिए, ये तुम्हारे लिए ही प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते हुए चलिए।
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा होगा? सभी को बताना है। तो आप कहोगे कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या होगा भाई? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों कि नहीं? सभी को क्लियर है कि नहीं भैया? चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, सिलवासा है, कावारत्ती है या चंडीगढ़? सभी को आंसर करना है भाई, फटाफट से बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। पूछ रहा है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या होगी? सभी को बताते हुए चलना है भाई। बच्चों फटाफट से आंसर करो भाई, सभी को आंसर करना है। चलो भैया फटाफट से बताओ। तो क्या होगी? दादर एवं नगर हवेली की राजधानी की बात करी जाए तो क्या होगी? जल्दी से बताओ। सिलवासा। क्या हो जाएगी भाई? सिलवासा। और पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अगर पूछी जाती है तो आप कहोगे अंडमान निकोबार। क्या होगी भैया? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। कावारत्ती की बात करेंगे तो भाई कावारत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। किसकी है? लक्षद्वीप की। और चंडीगढ़ है भाई चंडीगढ़ की। क्लियर सभी को? यानी पोर्ट ब्लेयर होगी अंडमान निकोबार, कावारत्ती आपकी हो जाएगी लक्षद्वीप, चंडीगढ़ चंडीगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। पूछा है अगला प्रश्न क्या कहता है? असहयोग आंदोलन कब हुआ? कौन सा आंदोलन पूछा है भाई? असहयोग आंदोलन पूछा है भाई। कहा है 1857 में, 1920 में, 1942, 19 यानी 1906। बताओ। चलिए भैया आंसर करिएगा, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रही हूँ, फटाफट से बताओ भाई। चलिए भैया फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? असहयोग आंदोलन की बात की गई है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो आप कहोगे मैम 1 अगस्त 1920। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका होगा बी राइट आंसर। क्या होगा? 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन शुरुआत किसने की? आप कहोगे असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी ये की थी महात्मा गांधी जी द्वारा। इसके बाद असहयोग आंदोलन को 1922 यानी असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया, ऐसे एक प्रश्न बनता है। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? आंदोलन को वापस कब लिया गया? चलो बताओ। अच्छा, असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? सभी को आंसर करना है भाई, फटाफट से बताइए असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? यानी कह सकते हो वापस लेने से तात्पर्य है यानी स्थगित कर दिया गया। तो यानी 1922 में। कब किया गया? 1922। यानी 1922 को आपका हुआ था चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था भाई? 1922 में हुआ था आपका चौरी चौरा कांड। यानी चौरी चौरा कांड की वजह से इसको क्या कर दिया गया? आपके असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्योंकि यहाँ अ, शायद क्लियर, मुझे एक संख्या नहीं आ रही, 22 आपके पुलिसकर्मी थे, उनको पुलिस यानी 22 पुलिस कर्मियों को जेल में यानी जला के उनकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चौरी चौरा जो कांड है आपका, उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। ठीक है चलिए, नौरोज त्योहार की बात की गई है, फटाफट से बताओ। वो प्रश्न गलत था भाई। चलिए, नौरोज त्योहार किस धर्म का है? पारसी धर्म का है, सिख धर्म का, जैन धर्म या हिंदू धर्म का? नौरोज त्योहार की बात की है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करते हुए चलेंगे, वही फटाफट से आंसर करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और लाइक शेयर और करिएगा। पता चला कि मैम बोल नहीं रही है तो बच्चे भी कर नहीं रहे हैं। चलिए, तो क्या होगा? नौरोज जो है वो आप कहोगे पारसी धर्म का एक नव वर्ष, यानी नौरोज त्योहार है पारसी धर्म का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी नए साल के रूप में पारसी धर्म में मनाया जाता है कौन सा? नौरोज त्योहार। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो बलबन ने भी इसकी शुरुआत की थी नौरोज त्योहार की। ठीक है चलो, सभी को बताना है
इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ है? खड़गवासला में, महू या हैदराबाद या देहरादून? तो भाई इन्फेंट्री सेना स्कूल की बात की जाए तो आपका महू में हो जाएगा। कहाँ? महू, इंदौर में। ठीक है, चलो। सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं भैया? सभी को क्लियर है कि नहीं बच्चों? अगला हमारा आता है 1971 यानी 1971 के युद्ध के बाद किनको भारत के फील्ड मार्शल पद से अलंकृत किया गया? चलिए सभी को बताना है। यानी 1971 के युद्ध के बाद में पूछ रहा है फील्ड मार्शल के पद से किसको अलंकृत किया गया? के इस करियप्पा, कुमार मंगलम, जयंतो नाथ चौधरी या मानिक शाह? मानिक शाह मूवी देखी है ना? बताओ। सैम बहादुर मूवी देखी होगी, सैम बहादुर। चलिए, तो 1971 की बात की गई। फील्ड मार्शल यानी मानिक शाह को मिली थी फील्ड मार्शल की उपाधि। ठीक है, मानिक शाह जी को मिली थी भाई। ठीक है, मानिक शाह को मिली थी। क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है चीनी का कटोरा कहलाता है। बताइए भैया, फटाफट से सभी बच्चे हमारे आंसर करेंगे। चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? तुर्की को, अल्बानिया को, क्यूबा को या स्विट्जरलैंड को? सभी को बताना है चीनी का कटोरा बच्चा किसको बोला जाता है। आंसर वांसर करिएगा, आंसर वांसर करिएगा। चल, सभी बच्चे हमारे आंसर करेंगे चीनी का कटोरा। तो आप कहोगे मैम चीनी का कटोरा बोला जाता है क्यूबा को। किसको बच्चा बोला जाता है? क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे मैम इसकी राजधानी हो जाएगी हवाना। क्या होगी बच्चा? हवाना। अगर इसकी हम मुद्रा की बात करेंगे तो बताओ क्या होगी? फटाफट से तुम ही लोग बताओगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी, अल्बानिया की, तुर्की की, सभी तुम बताओ फटाफट से। जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। चलो भैया, तो क्या होगी? क्यूबा की हम मुद्रा की बात करते हैं तो आप कहोगे क्यूबा पेसो हो जाएगी। क्या होगी भाई? क्यूबा पेसो हो जाएगी इसकी मुद्रा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी की। तो भाई बर्ने इसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा की बात करें तो स्विस फ्रैंक इसकी मुद्रा हो जाएगी, स्विस फ्रैंक। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी की बात करें तो आप कहोगे अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना है कि क्या है? अल्बानिया तिराना है। इसको एक बार क्लियर कर लेना, आई थिंक तिराना ही है। और हाँ, अल्बानिया तिराना। ठीक है, इसकी मुद्रा की बात करें तो आप कहोगे अल्बानियाई लेंक है इसकी मुद्रा। ठीक है, तुर्की की हम राजधानी की बात करेंगे, तुर्की अंकारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुर्की की राजधानी हो जाएगी बेटा अंकारा। क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर सभी को? और बात करेंगे जब हम मुद्रा की तो आप कहोगे तुर्की की मुद्रा बेटा हो जाएगी लीरा। क्या हो जाएगी? तुर्की की मुद्रा हो जाएगी लीरा। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चा सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा सभी को क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? चलिए भाई सेशन को एक बार शेयर वेयर कर देंगे सभी लोग। सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे भाई, गलत बात है, क्लास को शेयर करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न आपका बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध भैया जल्दी से बताओ। काय खेल से है, साहित्य से, पत्रकारिता या समाज सेवा से? फटाफट से बताओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है बच्चा? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कब उसकी शुरुआत हुई? आप कहोगे 1916 से, यानी 1916 से शुरुआत हुई किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, अभी आप बताओगे कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जल्दी से बताइए। पहली बार कह सकते हो, पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? सभी को बताना है, मैंने बहुत डिटेल्ड में ये आपको पढ़ाए हैं। पहली बार जो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? सभी को आंसर वांसर करते हुए चलना है, बताइए बच्चों। तो आप कहोगे पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मैम वो मिला है 1965 में, यानी 1965
65 में मिला है भाई। किसको मिला है? जी शंकर कुरूप जी को। किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को। ठीक है, क्लियर सभी को? जी शंकर कुरूप को मिला है। आप कहोगे मैम ये थे मलयालम साहित्यकार। कौन थे भाई? मलयालम साहित्यकार थे, मलयालम साहित्यकार थे, सॉरी उपन्यासकार। ठीक है, हाँ साहित्यकार। चलो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अगर आपसे पूछता है कि पहली बार किस महिला को मिला, तो आप कहोगे आशापूर्णा देवी को मिला। ये बंगाली उपन्यासकार थी। ठीक है, और ये कौन थे? ये मलयालम के मलयाली उपन्यासकार। ठीक है, सभी को क्लियर? चलो, लक्ष्मीबाई क्या है भैया? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? पूछा गया है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? जगदीशपुर की, लखनऊ की, फैजाबाद या झांसी की? लक्ष्मीबाई भैया, लक्ष्मीबाई तो भाई लक्ष्मीबाई थी। चलिए, सभी को बताना है भाई वीरांगना थी भाई। फटाफट से बताना है कि लक्ष्मीबाई, भाई फटाफट से बताओ लक्ष्मीबाई जो थी ये कहाँ की रानी थी? तो सभी बच्चों को बहुत पता होगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को पता होगा। झांसी की रानी थी। कहाँ की थी भाई? झांसी की रानी थी। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सभी को क्लियर है? इनके बचपन का नाम क्या था? कोई बताएगा? बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? तो आप कहोगे मैम इनके बचपन का नाम एक तो था मनु, इनको मनु भी बुलाते थे, और कहोगे मणिकर्णिका। क्या था भाई? मणिकर्णिका। बचपन का नाम था मनु और मणिकर्णिका। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? अगर पूछा जाता है कि पिता कौन थे, पिता का नाम क्या था, जल्दी से बताओ, तो आप कहोगे मोरोपंत तांबे। कौन थे? मोरोपंत तांबे। ठीक है, और अगर पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ है, जन्म कब हुआ है, सभी को आंसर करना है। तो आप कहोगे मैम 19 नवंबर को हुआ है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, 19 नवंबर 1828 को, यानी 1828 को। 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ है, और इनका जन्म हुआ है भाई वाराणसी में, यानी आप कह सकते हो बनारस में, वाराणसी में। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है, तो आप कहोगे समाधि स्थल इनका जो है वो है ग्वालियर में। क्या है भाई? ग्वालियर में है भाई इनका समाधि स्थल, और उसको क्या बोला जाता है भाई? फूलबाग। ठीक है, कहाँ है भाई? फूलबाग। क्लियर? चलो, यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसके बाद में पेशवा, इनको प्यार इनको कहेंगे पेशवा। इनको क्या बुलाते थे? पेशवा इनको छबीली, यानी छबीली के नाम से बुलाते थे। छबीली का मतलब क्या होता है? छबीली बुलाते थे। ठीक है, आप कह सकते हो जो छबीली होती है, छबीली का मतलब होता है शरारती। क्या होता है भाई? शरारती होता है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं भाई? चलिए, सभी को क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। बच्चों एक बार सेशन को शेयर कर लो, थोड़ा सा सेशन को शेयर और लाइक भी करना है भाई। तुम लोगों से कहो नहीं, तुम लोग सुनते नहीं, तुम लोगों को एक डंडे की जरूरत है। समझ रहे हो? क्या हो गया? समझ रहे हो? एक डंडा लेके आओ, और तुम लोग बहुत नालायक होते जा रहे हो। चलो, बात नहीं सुनते हो, पिटने वाले काम ना किया करो बच्चों। ठीक है, चलो, मेघालय की राजधानी बतानी है सभी को। क्या होगा बच्चा राइट आंसर? मेघालय की राजधानी बताते हुए सभी बच्चे चलेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करिएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, इम्फाल है, लखनऊ या चंडीगढ़? बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, नहीं तो पिटने वाले काम ना करना। चलो भैया, मेघालय की राजधानी, तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। क्या हो जाएगी भैया? शिलोंग हो जाएगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी, और यूपी की राजधानी आपकी हो जाएगी लखनऊ। चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गई। पंजाब चंडीगढ़ एक तो होती है, पंजाब की राजधानी है ये चंडीगढ़, और एक हरियाणा, पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा चंडीगढ़।
यानी कह सकते हो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दो राज्यों की राजधानी है। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं? इसके बाद में आप कह सकते हो मणिपुर के अगर पूछे जाए सीएम कौन है, तो मणिपुर के सीएम कौन है, जल्दी से बताओ। मणिपुर के सीएम और आपके मेघालय के हो जाएंगे कॉनरैड संगमा। कौन है? कॉनरैड संगमा, संगमा। ठीक है, सभी को क्लियर है? इसके बाद में यहाँ हो जाएंगे एन वीरेन सिंह, एन वीरेन सिंह मणिपुर के। क्लियर? क्लियर कि नहीं? और यूपी के तो भैया सबको पता है, उत्तर प्रदेश के कौन है भैया? योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो ये सभी तीनों लोग कौन हो गए भाई? सीएम हो गए तीनों राज्यों के। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बच्चा मेघालय शिलोंग, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए, अगला पूछता है अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी है, जल्दी से बताओ। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी है, फटाफट से आंसर वांसर करते चलो। पोर्ट ब्लेयर में है, निकोबार में है, चंडीगढ़ में है, इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर करना है, फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए भैया फटाफट से बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। अंडमान निकोबार की राजधानी आप कहोगे अभी मैंने आपको बताई थी भैया, क्या थी? अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। क्या थी भाई? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, सभी को क्लियर है? चंडीगढ़ की चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए और राइट आंसर ए। चलो भैया, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य पूछा है, सभी को बताना है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? सभी को बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर। फटाफट से आंसर करते हुए सभी बच्चे चलेंगे। भारत का सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा आबादी है भैया, कह सकते हो यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ की। ठीक है, कितनी है आबादी, कोई बताएगा? आबादी भैया कितनी है? आबादी है लगभग 20.42 करोड़। ठीक है, यानी लगभग 20 करोड़ से ऊपर आबादी है यहाँ की। अगर बात करते हैं यहाँ की राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की, तो आप कहोगे राज्यपाल हो जाएंगी आनंदी बेन पटेल। कौन है भाई? आनंदी बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी यूपी की। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी की हम बात करेंगे, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की मैम राजधानी हो जाएगी लखनऊ। क्या होगी भाई? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया, तो राजस्थान जयपुर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा पटना, और आपका हरियाणा हो जाएगा चंडीगढ़। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बच्चा राइट आंसर। सभी को क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? चलिए, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पानी है, कोयला है, डीजल है, अणुशक्ति है? सभी को बताना है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, सभी को आंसर करते हुए चलना है, जल्दी से बताएंगे। फटाफट से सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा। यानी आप यहाँ से ये समझिए कि हाइडल पावर स्टेशन में आप कह सकते हो पानी जो है ये ऊर्जा का स्रोत है। भाई कैसे है भी यहाँ से पता करो। पानी है, पानी बहुत स्पीड से नीचे गिरता है, वो किसमें? गतिज ऊर्जा में पानी स्पीड से गिरता है, फिर गतिज ऊर्जा से वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यानी स्पीड से आने के कारण या फिर वो गतिज ऊर्जा में तो होता ही है, गतिज से यांत्रिक में चेंज होता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में पानी चेंज होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा ए राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं?
सभी को क्लियर है कि नहीं? चलिए, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कौन नहीं है? रेडियो है, टेलीविजन, कंप्यूटर या अवेकस? सभी को आंसर करना है भी, क्या होगा आपका राइट आंसर? बच्चों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को कृपया करके शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। कहा गया है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं भाई, रेडियो भी है आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, टेलीविजन तो है ही, कंप्यूटर तो सभी को पता है। क्या नहीं है? अवेकस नहीं है। अभी तुम लोग जानते हो अवेकस क्या होता है? अवेकस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, एक तख्ती नुमा होती है, यहाँ ऐसी लगी होती है, काफी डिजाइनों में आता है अवेकस, ऐसे पड़े होते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको काउंट करते हैं, उनको गिनती करने में आराम रहती है, बच्चे हैं आराम से खेल खेल में चीजों को सीख जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 बच्चे, तो वो गोल गोल रिंग्स ही पड़ी होती हैं और उनको बच्चे मतलब लर्न कह सकते हो, गिनती इनसे सीख जाते हैं। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। सभी को क्लियर है कि नहीं भैया? सभी को क्लियर है कि नहीं बचुआ? कि नहीं? चलो भैया चलो। चलिए, विद्युत का सुचालक पूछा है, तांबा है, लकड़ी है, रबड़ या शुद्ध जल? विद्युत का सुचालक कौन सा है? सभी को बताना है। क्या होगा भैया आपका राइट आंसर? विद्युत का सुचालक देखो, तांबा नहीं है, लकड़ी नहीं, ना ही रबड़। आप कहोगे शुद्ध जल है, क्यों है भैया? अगर अशुद्ध जल होता तो नहीं होता, और शुद्ध जल है भाई तो आपका विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि अशुद्ध जल होता है उसमें विद्युत का चलन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि ना ही हो जाएगा? बताओ जल्दी। चलो, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? पूछा गया है। जो विद्युत मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बेटा। किस में बदलता है? ऑप्शन नंबर डी ए होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बच्चा आपका होगा ए राइट आंसर। बच्चों सेशन को शेयर और लाइक करना किसका काम है? शेयर और लाइक करना बच्चों का काम है, तो वही करते रहिएगा। सभी बच्चे भाई शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। बेटा एक बार सभी लोगों को शेयर करना है, क्लास को शेयर करिएगा फटाफट से, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिएगा। सॉरी। तो भाई सभी लोगों से कहना है एक बार शेयर लाइक कर दो। चलो अगला प्रश्न कहता है, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है? यानी आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है? पूछा है। प्रतिजैविक करता है, प्रतिरोधक करता है, सारक करता है, या इनमें से कोई नहीं? ये कहा जाता है कि हमारा शरीर अगर हेल्दी होगा, यानी हमारा शरीर हेल्दी होगा, यानी हम हष्ट पुष्ट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो, फैले हुए हो, आप मतलब स्वस्थ व्यक्ति हो। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कह सकते हो, यानी आपका प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा? इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, यानी कह सकते हो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आपकी होती है तेज। ठीक है, तो आनी क्या मतलब हो जाएगा? सॉरी, क्या मतलब हो जाएगा? प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो बैक्टीरिया शरीर में प्रेस करता है इसको रोकने का कार्य करता है प्रतिरोधक। ठीक है, चलिए सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं भैया? चलिए भैया, अगला प्रश्न कहता है, सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? सोडा बनाने में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? सभी को आंसर करते हुए चलना है, वही फटाफट से बताइएगा। सभी को आंसर करना है, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो सोडा बनाने में वही मिलाई जाती है बच्चा CO2। क्या होगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या मिलाई जाती है बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलो अगला प्रश्न आपसे कहता है, धावन सोडा का क्या है भाई? धावन सोडा का सूत्र पूछा है। धावन सोडा का सूत्र पूछा है। NaOH है, NaHCO3 है, NaCl है, Na2CO3 पूछा है। चलो सभी बच्चों को आंसर करना भाई फटाफट से, सभी को आंसर करते हुए चलना है, बताइएगा फटाफट से, सभी को आंसर करते हुए चलना है। चलिए बच्चों आंसर करते हुए चलिए। चलिए, धावन सोडा की बात की है, फटाफट से बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर? आप कहोगे Na2CO3। क्या होगा भाई? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3
CO3, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसका रासायनिक नाम पूछता है तो रासायनिक नाम क्या होगा, फटाफट से बताओ भाई। एंड रासायनिक नाम क्या होगा, फटाफट से बताना है। तो आप कहोगे मैम इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा भाई, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो ये तुम लोग लिख लेना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो Na2CO3, आगे बढ़ो। किससे पूछा है, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, पूछ रहा है प्रश्न, समझिए किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी या इनमें से कोई नहीं। पूछा है वायु प्रदूषण, भाई जितने भी वाहन हैं, वाहनों की संख्या, आप घर से बाहर निकलिए, वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है। पहले लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, पहले पुराने जमाने में जिसके पास साइकिल भी होती थी वो भी बहुत बड़ा रईस माना जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बाइक आई, अभी जिसके पास बाइक हुई वो बहुत बड़ा रईस माना जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सब कार आई, कि अब जिसके पास कार है वो बहुत बड़ा रईस माना जाता है। तो भाई ये समझ लो, अभी तो साइकिल तो बहुत देखने को ही नहीं मिलती है, बाइक बहुत नॉर्मल हो गई है, सभी के पास होगी, मतलब ऐसा कोई होता नहीं जिसके पास बाइक ना हो। इसके बाद में जो आपका आ गया है कार का, यानी कह सकते हो फोर व्हीलर। अभी कार का सिस्टम हो गया है, कार भी ये समझ लो ज्यादातर सभी के पास है, ठीक है। तो इतने तो वाहन हो गए हैं, एक घर में आपको चार चार पांच पांच वाहन मिलेंगे, तो भाई वायु प्रदूषण क्यों नहीं बढ़ेगा। तो वायु, आप घर से बाहर निकलो, ये समझ लो सांस लेने में दिक्कत होती है, इतना वायु प्रदूषण फैल चुका है। यानी पेट्रोल से भी फैलेगा, डीजल से भी, सीएनजी से थोड़ा कम होता है लेकिन फैलता तो ही, क्योंकि वाहनों में यूज की जाती है, जाहिर सी बात है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, भैया सभी से फैलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र होता है, कोशिका द्रव्य होता है, यकृत होता है, इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है पूछा गया है, सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताइए। मस्तिष्क को नियंत्रित कौन करता है, बच्चा करता है तंत्रिका तंत्र। कौन करता है भाई, तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है, ठीक है। चलो धातुओं में चमक कौन से कारण होती है पूछा है, धातुओं में जो चमक होती है वो किस कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त प्रोटॉन के कारण, विद्युत क्रिया के कारण, या हो गया आपका क्या बच्चा, मुक्त परमाणु के कारण। यानी धातुओं में जो चमक होती है वो किस कारण होती है पूछ रहा है, फटाफट से आंसर करो। सभी बच्चों को आंसर करते हुए चलना है। तो आप कहोगे जो धातुओं में चमक होती है मैम, वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। चलो सभी को क्लियर है कि नहीं भैया, चलो अगला प्रश्न कहता है गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत दाब मापा जाता है, विद्युत धारा, विद्युत विभव या विद्युत ऊर्जा। किससे पूछा है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। चलिए बच्चों फटाफट से एक बार क्लास को फिर से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है। तो भाई गैल्वेनोमीटर से आपका मापा जाता है विद्युत धारा। क्या मापा जाता है बच्चा, आप कहोगे मैम गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है बेटा विद्युत धारा। सभी को क्लियर है कि नहीं, क्या मापा जाता है भाई, विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई। अगला प्रश्न कहता है, चलो देखो, ऊंट के कुवड़ में किसका संचय होता है, यानी जो ऊंट होता है उसके जो ऊपर कुवड़ निकला होता है उसमें किसका संचय होता है पूछा गया है। सभी को बताना है क्या होगा राइट आंसर। हवा का होता है, ग्लूकोज का होता है, या चाल का होता है लिखा, या बसा का होता है, फटाफट से बताओ। ऊंट के कुवड़ में बेटा किसका संचय होता है, सभी को आंसर करना है, जल्दी से बताइएगा। सभी को आंसर करते हुए चलना है। तो आप कहोगे ऊंट के कुवड़ में बेटा होता है बसा का संचय। क्या होता है भाई, बसा का संचय होता है। ऊंट अपने कुवड़ में कह सकते हो 36 kg बसा ले जा सकता है, लिख लो थोड़ा सा। ऊंट अपने कुवड़ में 36 kg बसा ले जा सकता है, बसा ले जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई हमारी यहाँ। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए जो ऊंट होता है उसकी 3 पलकें होती हैं। कैसी होती हैं भैया,
3 पलकें होती हैं। क्यों होती हैं भाई? क्योंकि वो तो रेगिस्तान में रहने वाला कहेंगे जानवर है, ठीक है। तो रेगिस्तान में जब आंधी चलती है तो कितनी हवा चलती है तो रेत उड़ती है। तो ये समझिए 3 पलकें होती हैं, 3 के नीचे यानी 3 होती हैं, नीचे वाली 2 में और होती हैं, यानी लगभग 5 पलकें होती हैं। आप ये देखिएगा भगवान ने यानी मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से यानी जीव जंतुओं को उनके अंग प्रदान किए हैं। ये देखिए इसके बाद में यानी कह सकते हो जो ऊंट है, रेगिस्तान में बहुत दिनों तक खाने पीने को नहीं मिलता है, तो वो इसको 36 केजी वसा से, उसको कुछ खाने को भी नहीं लगभग मिलता है कुछ दिनों तक, तो वो जीवित रह सकता है, बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक मैंने और पढ़ा था, अभी मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ, अगर आप ऊंट जो होता है अगर उसको लगता है तो ऊंट पूरी तरीके से अपनी जो पलकें होती हैं उनको बंद कर लेता है, पूरी तरीके से पलकों को बंद कर सकता है, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ तो आपका थैंक यू हो गया है। चलो तो थोड़ा सा एक फाइल और लगा लूं। थैंक यू ना करो अभी, अभी थैंक यू ना करो तुम लोग, चलो थोड़ी सी और पढ़ाई कर लो। चलो भैया थोड़ी सी और देख लेते हैं चीजें, तब तक सेशन को शेयर कर दो फटाफट से, क्लास को शेयर कर दो एक बार, क्लास को फटाफट से सभी बच्चे शेयर करेंगे। चलो और देखते हैं थोड़े से प्रश्न। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों से कहना है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में से लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या है प्रधानमंत्री को? जल्दी से बताओ। पूछा गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्याग पत्र भाई किसको सौंपते हैं, सभी को बताना है, फटाफट से बताइए। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? आप कहोगे लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं भाई, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कहता है किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? भैया फटाफट से बताओ, 7वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या पहली अनुसूची में? किस अनुसूची में भैया मान्यता दी गई है 22 भाषाओं को? फटाफट से आंसर करो, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है फटाफट से। तो आप कहोगे 8वीं अनुसूची में भाई मान्यता दी गई है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। पहले कितनी भाषाएं थी? तो आप कहोगे मैम पहले थी 14 भाषाएं। कितनी थी भाई? 14 भाषाएं थी। इसके बाद में आप कहोगे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी कितनी भाषाएं कर दी गई है? भाई 22 भाषाएं कर दी गई है, ठीक है। चलो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में, तीसरी या 9वीं या 10वीं में? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? सभी को आंसर करना है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बच्चों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, और एक बार लाइक कर दीजिएगा। फटाफट से बताना है, दल बदल की बात की है, जल्दी से बताइएगा। दल बदल की बात की है तो आप कहोगे मैम ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची, तो ठीक है भैया, तो आंसर लगा लो फटाफट से। चलो किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड या मेघालय? किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? जल्दी से बताओ। तो भाई कितने राज्यों में होती है? 4 राज्यों में होती है, 4 राज्यों में लागू होती है, 4 राज्यों में लागू होती है 6ठी अनुसूची, ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों में होती है? एक तो हो गया त्रिपुरा आपका, इसके बाद में हो गया आपका मेघालय, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया आपका, इसके बाद में हो गया असम, ठीक है। मिजोरम और असम, ठीक है। तो भाई आपके जो ऑप्शन है वो है गलत, तो इसमें यहाँ पर कुछ और कर लो, इसकी जगह मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम की जगह मेघालय कर लो, मेघालय लिखा ही है तो यहाँ असम कर लो, ठीक है। क्योंकि जो लागू नहीं होती है वो नहीं होती है सी यानी नागालैंड में, ठीक है।
सभी को क्लियर है? आप कहोगे कि छठवीं अनुसूची में ये जनजाति क्षेत्र शामिल किए गए हैं 4 राज्यों के, ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं? चलो अगला आपका प्रश्न आता है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आप कहोगे मैम ये हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, क्या होगा भैया? तमिलनाडु। क्लियर? चलो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, चौथी या सातवीं अनुसूची? सभी को बताना है, फटाफट से बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। आपकी अनुसूचियों की बात की है, अनुसूचियां आपकी कितनी है? अनुसूचियां आपकी हैं 3, कौन कौन सी है सभी को बताना है, फटाफट से बताइए। अनुसूची आपकी कितने प्रकार की है? संघ अनुसूची है, राज्य संघ है, राज्य संवृत्ति है, कितनी है भाई? संघ और संघ सूची हो गई, इसके बाद में राज हो गई, राज्य सूची और संवृत्ति। चलो क्लियर सभी को? संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और संवृत्ति सूची हो गई, ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए चलिए संघ सूची की बात करें, आप कहोगे 97 विषय रखे गए हैं इसके अंदर। संघ सूची के अंदर कितने विषय रखे गए हैं? 97 विषय। राज्य सूची के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे 66 विषय रखे गए हैं और संवर्ती सूची में 47 विषयों को रखा गया है, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? ये आपकी हो गई डिटेल्ड पूरी, यानी किसकी? सूचियों की। तो इतनी ही आपसे पूछी जाएगी, ज्यादा आपसे गहराई में नहीं पूछी जाएगी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य में क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 7वीं अनुसूची, ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? चलिएगा एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? द्वितीय संशोधन द्वारा, तृतीय संशोधन द्वारा, चतुर्थ संशोधन द्वारा या प्रथम संशोधन द्वारा? सभी को बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर, सभी को आंसर करते हुए चलना है। तो आप कहोगे तो भैया 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई है प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बच्चा राइट आंसर, ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? चलिए सभी को क्लियर है कि नहीं? चलो किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 63, आर्टिकल 65 या आर्टिकल 67 के अंतर्गत? सभी को आंसर करते हुए चलना है भाई, फटाफट से आंसर करिएगा। कहा है किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताइएगा। तो आप कहोगे ये आर्टिकल 63 के अंतर्गत, क्या भैया? आर्टिकल 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न आता है, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपातकाल की पूछा है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 370? जल्दी से बताइए, वित्तीय आपात की बात की गई, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। पहले तो बताइए आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल जल्दी से सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। आपातकाल आपके 3 प्रकार के, पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल, ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलिए सभी बताएंगे कि मैम मुझे क्लियर हो गया है, फटाफट से सभी को आंसर करना है। तो आप कहोगे वित्तीय आपातकाल जो है ये रखा गया है 360 के अंतर्गत, क्या रखा है अभी? 360 के अंतर्गत रखा गया है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि वित्त, यानी कह सकते हो वित्त मतलब क्या होता है, धन से रिलेट कोई समस्या आ रही है तो वित्तीय आपात घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या 21 वर्ष? ये रहा है आपका HW, इसको ऑफलाइन कमेंट करके आपको आंसर करना है भाई सभी बच्चों को कि
क्या होगा इसका आंसर, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आपका प्रश्न है, आपको ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देना है और बताइएगा। सभी बच्चों को बताना है आज का सेशन कैसा रहा है। सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे कि मैम आज का सेशन कैसा रहा। चलिए भैया फटाफट से आंसर करिएगा कि आज का सेशन आपका कैसा रहा है। मजा आया कि नहीं भाई पढ़ने में? चलिए भैया जल्दी से बता दीजिए। और भैया डेली क्लास लेते रहो और एक प्रॉपर वे में नोट्स बना लो, ठीक है। जीके का अलग नोट्स बना लो, जो आपको कराते हैं उसको नोट करते रहो, ठीक है। और संडे को पूरा रिवीजन कर लिया करो पूरे सप्ते का। इसके बाद में जैसे आपको क्लास हुई है 7 बजे, इसके बाद में जब लेटने जाओ 10 बजे की तरफ फिर से इसका एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। यानी 2-3 घंटे बाद दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। तो बच्चों सेशन बताना सभी ऑफलाइन कमेंट करके कैसा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।